हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम अमित पांडे है। मैं आपका स्वागत करता हूँ आई एग्जाम भी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एल आई सी ए ओ से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। राइट। तो ये मैंने मेनली सितंबर मंथ से लिए है और उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मिलेंगे। और तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं समझता हूँ मैं आगे बढ़ना चाहिए। राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला ही क्वेश्चन एलआईसी से रिलेटेड है। व्हेन डज एलआईसी सेलिब्रेट इट्स फाउंडिंग एनिवर्सरी। एलआईसी अपनी फाउंडिंग एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करती है। राइट। तो हमें इसका आंसर देना है। और जैसे कि आप सब में से अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि एलआईसी का फाउंडिंग ईयर 1 सितंबर 1956 है। राइट। अगर 1 सितंबर 1956 है तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 सितंबर एलआईसी 1 सितंबर को अपना फाउंडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती है। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे। एलआईसी के आपको हेडक्वार्टर्स मुंबई में मिलेंगे। तो इसके हेडक्वार्टर्स आपके मुंबई में। क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एल आई सी ए ओ आई टी के लिए ऑनलाइन कोर्सेज हमारे शुरू हो रहे हैं। इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.iexambi.com पे जाकर के। राइट। तो मैं चाहूँगा कि आप इसके लिए ज़रूर एनरोल करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इससे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे कि हम इसमें आपको 500 प्लस वीडियो लेसन्स प्रोवाइड करेंगे। आपको 7000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे इसमें आपको। डेली आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगी और 100 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे। और रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दिया जाएगा। राइट। तो मैं समझता हूँ आपको इसके लिए ज़रूर अवेल करना चाहिए और जो आपकी तैयारी में आपको एक कदम आगे लेके जाएगा। राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है इन पी एम एन डी एच एम व्हाट डज डी स्टैंड फॉर। पी एम एन डी एच एम में डी का क्या मतलब है। राइट। तो इसका मतलब पता होने के लिए हमें पहले पी एम एन डी एच एम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो पी एम एन डी एच एम का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। राइट। क्या है प्रधानमंत्री नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो हमें मालूम चल रहा है डी मतलब डिजिटल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर है डिजिटल। देखिए पीएमएनडीएचएम क्या है। ये एक स्कीम है जो कि एक स्कीम नहीं एक प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से अनाउंस किया था। राइट। इसे अ, इसका जो मेन एम है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करना है। राइट। 6 यूनियन टेरिटरीज में इसको लागू किया गया है अभी तक। वो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं। एक है चंडीगढ़, दादरा, दमन दीव और आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, लद्दाख एंड पुडुचेरी। ये 6 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे इसको अभी तक लागू किया गया। राइट। तो इसमें क्या होता है ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हर सिटीजन का हर इंडियन सिटीजन का क्या होगा उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स को उसमें अपलोड किया जाएगा ताकि भविष्य में उसको सफलतापूर्वक या सुगमतापूर्वक एक्सेस कर सके। और इसमें हर किसी को एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी। राइट। क्या दिया जाएगा एक यूनिक हेल्थ आईडी इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। राइट। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी सी जानकारी थी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड निधि 2.0 एंड इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2021। कौन से मंत्रालय ने निधि 2.0 इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2021 लॉन्च किया है। राइट। ऑप्शन आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। राइट। तो जैसे कि आपको नाम से पता लगे क्या होगा इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लैंस 2021 नाम है। तो स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है और टूरिज्म आपको दिख रहा है तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। राइट। हमारे टूरिज्म मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया था। इसको लॉन्च कब किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 27 सितंबर 2021 को। राइट। 27 सितंबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो आपसे इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि निधि का फुल फॉर्म क्या है। राइट। क्या पूछा जा सकता है कि निधि का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताता हूँ आप इसको नोट कर लेना। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। राइट। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। राइट। ये निधि का फुल फॉर्म है ये आपसे पूछा जा सकता है मिलती है। और ऑप्शन नंबर ए है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जिसका आपको अच्छे से पता है कि इसके मंत्री कौन है हमारे होम अफेयर्स के हमारे अमित शाह है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ये मंत्रालय किसके अधीन है ये है जी किशन रेड्डी। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मंत्री कौन है जी किशन रेड्डी है। और उसके बाद आता है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन के मंत्री कौन है सिविल एविएशन के हैं ज्योतिरादित्य सिंह। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में बोलता है कि विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड वायु नमन प्रोग्राम कि कौन से मंत्रालय ने वायु नमन प्रोग्राम को अभी क्या किया था ऑर्गेनाइज किया था।
तो वायु नमन प्रोग्राम क्या चीज़ है, राइट। देखिए 1 अक्टूबर का जो दिन है वो हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के तौर पे, ठीक है। किसके तौर पे मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, राइट, ओल्डर पर्सन। तो इनके लिए मनाया जाता है 1 अक्टूबर का दिन। तो इस दिन क्या था, सीनियर सिटीजन को ऑनर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने वायु नमन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, राइट। इस प्रोग्राम को इसमें ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड नंबर, वो नंबर है 14567। ये एक हेल्पलाइन नंबर इसमें लॉन्च किया गया था। इसके साथ साथ इसमें 2 पोर्टल भी लॉन्च किए गए थे। अब वो 2 पोर्टल कौन कौन से थे? एक है सेक्रेड, राइट, SACRED, सेक्रेड। और दूसरा पोर्टल जो लॉन्च किया गया था वो है सेज, राइट, SAGE, सेज। तो ये 2 पोर्टल भी इसमें लॉन्च किए गए थे। तो अब ये पूछा जा सकता है कि सैक्रेड और सेज पोर्टल क्या है, इनका फुल फॉर्म क्या है, ऐसा कुछ आ सकता है, राइट। तो सैक्रेड का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। सीनियर एबल सिटीजन्स डिप्लॉयमेंट इन डिग्निटी, राइट, सीनियर एबल सिटीजन्स डिप्लॉयमेंट इन डिग्निटी। और सेज का फुल फॉर्म क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, राइट। सेज का फुल फॉर्म क्या है? सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो ये इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इन विच स्टेट परशुराम कुंड इज टू बी डेवलप, राइट। परशुराम कुंड अभी बहुत न्यूज में था, तो ये बोल रहे हैं कि परशुराम कुंड इनमें से कौन से स्टेट में डेवलप किया जा रहा है, राइट। तो आपको बताना है कि परशुराम कुंड जो आपको दिख रहा है ये परशुराम कुंड है, तो ये कौन से स्टेट में डेवलप किया जा रहा है। देखिए परशुराम कुंड एक हिंदू पिलग्रिमेज है, जहाँ पे इंडिया नेपाल से लोग आते हैं और साधु संत आते हैं, और वहाँ पे एक होली बात लेते हैं, एक स्नान करते हैं, राइट। तो इसलिए वो बहुत फेमस है। तो इस परशुराम कुंड को जो डेवलप किया जा रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक स्कीम थी जो आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि वो कौन सी स्कीम के तहत परशुराम कुंड को डेवलप किया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए वो स्कीम है प्रसाद स्कीम, राइट। ये पहले ही लॉन्च की जा चुकी है प्रसाद स्कीम। ये इस स्कीम के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है, राइट। तो ये परशुराम कुंड, देखिए आपको पता होगा कि एक लोहित नदी है, लोहित नदी बहती है और उसके जो तलहटी है, उसके लोअर रीचेज हैं, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू पाया जाता है। उस ब्रह्मपुत्र प्लेट्यू में ये परशुराम कुंड है। अब तक आपको अंदाजा लग चुका होगा कि मैं कौन से स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में ही बहती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड को डेवलप किया जा रहा है। तो अब आपसे इसमें ये भी पूछा सकता है कभी कि प्रसाद जो स्कीम है वो उसकी फुल फॉर्म क्या है, या फिर ऐसे ही दे देगा कि प्रसाद में आर का क्या मतलब है, राइट। तो आपको इसके लिए फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, राइट। क्या इसका फुल फॉर्म है? पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, राइट। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के मंत्री मैं आपको पहले बता चुका हूँ कौन है, जी किशन रेड्डी, राइट। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री अभी अभी कौन चुने गए, राइट। आपको बताना है कनाडा के कौन चुने गए। तो देखिए ऑप्शन है जगमीत सिंह, ऑप्शन बी जस्टिन ट्रूडो, और ऑप्शन सी फ्यूमी किसीडा, और ऑप्शन डी एनेमी पॉल। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जस्टिन ट्रूडो, राइट। ये री इलेक्ट हुए हैं, पहले भी यही थे अभी भी यही है, राइट। तो ये है जस्टिन ट्रूडो। ऑप्शन नंबर ए में आपको जगमीत सिंह दिख रहे होंगे, ये भी वहाँ पे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, इनके अपोजिट थे लेकिन ये नहीं जीत पाए। ऑप्शन नंबर सी पे आपको दिखाई दे रहा होगा फ्यूमियो किसीडा। देखिए फ्यूमियो किसीडा अभी अभी जापान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके 2 क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं, और एक तो कनाडा के पीएम और एक जापान के पीएम। तो जापान के जो नए पीएम है वो फ्यूमियो किसीडा इलेक्ट में, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमें ये जानकारी मिलती है। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की कैपिटल आपकी ओटावा है, और जापान की जो कैपिटल है वो आपकी टोक्यो है, राइट। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स या आइटम हैज या हैव गॉट जीआई टैग। इनमें से कौन सा आइटम या आइटम्स हैं जिन्हें अभी जीआई टैग मिला है? देखिए ऑप्शन नंबर ए पे है स्वीट ककम्बर ऑफ नागालैंड, ऑप्शन बी पे है आसाम का वाइन जोडीमा राइस, ऑप्शन नंबर सी पे है सोजात मेहंदी फ्रॉम राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए जीआई टैग क्या होता है? जीआई का मतलब है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन टैग, राइट। जीआई टैग क्यों दिया जाता है? क्योंकि जैसे कोई चीज़ है वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस की से बिलोंग करती है, वहाँ से ओरिजिनल उसका जो लिंक है वो उस प्लेस से है, तो वहाँ के लोगों को उस चीज़ को एक आइडेंटिटी देने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है, राइट। तो जीआई टैग दिया जाता है, तो ये जीआई टैग समय समय पे मिलते रहते हैं। तो
अभी कुछ टाइम पहले सितंबर की बात है, जिस टाइम पे इन तीनों जीआई टैग मिला था। स्वीट ककम्बर ऑफ नागालैंड, आसाम का वाइन जोडीमा राइस, सुजात मेहंदी राजस्थान की, इन तीनों को दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, राइट। इसके बाद भी अभी जीआई टैग मिले हुए, जैसे उत्तराखंड के 7 आइटम्स को जीआई टैग मिला है। उसके बाद 1-2 आइटम्स और हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, तो वह आगे आने वाले वीडियोस में उनको कवर कर लूंगा, राइट। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा केवीआईसी हैज डेवलप्ड इट्स फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर, कि इनमें से उड़ीसा के कौन से जिले में केवीआईसी ने अपना पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर डेवलप किया, राइट। तो केवीआईसी क्या होता है? केवीआईसी का मतलब होता है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट। क्या होता है केवीआईसी का मतलब? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट या इसको फाउंड कब किया गया था केवीआईसी को? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको फाउंड किया गया था आपका 1956 में, राइट। 1956 को फाउंड किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स आपको कहाँ मिलेंगे? इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई में। किसके? केवीआईसी के, राइट। तो केवीआईसी ने अभी अभी पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर उड़ीसा का लगाया है। ये आपका लगाया ऑप्शन नंबर बी, कटक में, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटक। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के सीएम कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के सीएम है आपके नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? और यहाँ के गवर्नर है आपके गणेशी लाल, राइट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेलिब्रेट्स वांसुआ फेस्टिवल, इनमें से कौन सा स्टेट है जो वांसुआ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, राइट। देखिए वांसुआ फेस्टिवल जो है एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, राइट। इसको मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ पहले। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम, राइट। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, असम। तो इसको आसाम में एक टीवा जनजाति है, टीवा ट्राइब। क्या जनजाति है? टीवा, TIVA, टीवा ट्राइब है। वो लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं वांचुआ फेस्टिवल को। एक ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, इसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें मेनली जो मेल होते हैं वही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप देख भी रहोगे इमेज में, ये सारे आपको मेल दिखाई दे रहे हैं, राइट। ये सब जो मेल है ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आसाम का फेस्टिवल है, वहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना, राइट। तो हमें इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट है जो आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना जिसने अभी लॉन्च करी है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, राइट। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इंडिया का पहला ड्यूगोंग और सी काउ कंजर्वेशन रिजर्व किस स्टेट में सेटअप किया जाना है? ठीक है, ड्यूगोंग क्या होता है? देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये ड्यूगोंग है, या इसको हम लोग समुद्री गाय भी बोलते हैं, सी काउ बोला जाता है। देखिए इसका जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो वल्नरेबल है, राइट। ये वल्नरेबल प्राणियों की श्रेणी में आता है, तो इसलिए इसके लिए भारत का पहला सी काउ कंजर्वेशन सेंटर खोला जा रहा है। तो यही पूछ रहे हैं कि ये कौन से सेंटर में, कौन से स्टेट में इसको खोला जा रहा है, राइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट आंसर बताना है इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु में इसको खोला जा रहा है, राइट। तो तमिलनाडु में डिगोंग और सी काउ कंजर्वेशन सेंटर वहाँ पे सेटअप किया जाए। तमिलनाडु के सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम है वो है एम के स्टैलिन। वो इसके सीएम बताने होंगे तो आप बताएंगे एम के स्टैलिन। और तमिलनाडु की राजधानी या कैपिटल वहाँ की क्या है? वहाँ की कैपिटल है चेन्नई। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एट विच प्लेस इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव, कि इनमें से कौन से स्थान में इंडियन आर्मी ने बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव ऑर्गेनाइज किया, राइट। तो देखिए बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव, देखिए अभी क्या होना है 16 दिसंबर 2021 को, देखिए हमारी एक इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में, राइट, जिसमें हम जीत गए थे और हमने उसमें बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। तो इसके 50 साल अभी पूरे होने वाले हैं। कब होंगे? 16 दिसंबर 2020 को, 2021 को, राइट। तो इस उपलक्ष्य में इंडियन आर्मी ने एक बिजोया सांस्कृतिक महोत्सव ऑर्गेनाइज किया। बिजोया, आपको लग रहा होगा कि बिजोया क्या चीज़ है। बिजोया कुछ नहीं है, बंगाली भाषा का वर्ड है बिजोया, जिसको हम हिंदी में विजय बोलते हैं, राइट। तो विजय को वहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? बिजोया। तो ये अगर हिंदी में बोलेंगे तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव है, राइट। तो इसको कहाँ पे किया गया था? जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में इसको ऑर्गेनाइज किया। देखिए इस अगला क्वेश्चन है कि रिसेंटली न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल आकाश प्राइम वॉज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड, विच टाइप ऑफ मिसाइल इज इट? आकाश प्राइम एक मिसाइल है जिसको, जो कि आकाश जो पहले की एक मिसाइल थी उसका एक नया वर्जन है, तो इसको भी सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया गया। तो ये बोल रहे हैं कि इन चारों में से किस टाइप की मिसाइल, आपको पता होगा कि मिसाइल अलग अलग तरीके की होती है, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस या एयर टू एयर होती है। एक क्या होती है जब कोई मिसाइल सरफेस से लॉन्च की जा रही है और सरफेस पे ही उसको वॉर करना है, तो ये सरफेस टू सरफेस होती है। हवा से लॉन्च की जा रही है और हवा में ही वॉर उसको अटैक करना है, तो एयर टू एयर होती है।
सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं और एयर में उसको अटैक करना है तो वो सरफेस टू एयर होती है, और जिसको हवा से लॉन्च किया जा रहा है और सरफेस में उसको अटैक करना है तो इसको हम बोलते हैं एयर टू सरफेस, राइट। तो ये यही पूछ रहा है कि कौन से टाइप की मिसाइल है, तो मैं आपको ये बताता हूँ पहले कौन से टाइप की मिसाइल है। ये है सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब इसको सरफेस से लॉन्च किया जाएगा और एयर में ये अटैक करेगा, राइट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल, राइट, सरफेस टू एयर। देखो आपको मैं बताता हूँ कि कौन ये आकाश प्राइम कैसी मिसाइल है। आकाश प्राइम एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि इसकी जो रेंज है ये मीडियम रेंज है, राइट, ये मीडियम रेंज है। और ये मोबाइल मिसाइल है। मोबाइल मिसाइल मतलब आप देख रहे होंगे इमेज में, इसको एक व्हीकल से लॉन्च किया जा रहा है, राइट। तो ये एक मोबाइल मिसाइल है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, राइट। तो ये इस तरीके की मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, MRMSAM, राइट, मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल। इसको किसने डेवलप किया है? इसको डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया और इसको प्रोड्यूस किया जाएगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसकी स्पीड क्या रहेगी? इसकी स्पीड आपको पता है, इनकी स्पीड को मैक नंबर में बताया जाता है, तो इसकी स्पीड मैक 2.5 रहेगी। इसकी स्पीड में लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या रहेगी? MACH मैक 2.5। तो अगर आपको इसको वैसे लिखना है मीटर पर सेकंड में तो ये कितना होता है? इसका होगा लगभग 860 मीटर पर सेकंड, राइट, 860 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड रहेगी, राइट। इसकी मैक्सिमम हाइट है 18 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा हाइट तक ये नहीं जाती है, तो 18 किलोमीटर हाइट तक ये जा सकती है और वहाँ पे अपनी इस स्पीड के साथ ये चल सकती है, राइट। डीआरडीओ की हमने बात करी, डीआरडीओ को कब डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना की गई थी हमारी 1958 में, राइट। कब की गई थी? 1958 में, 1958, राइट। और इसके चेयरमैन अभी कौन है? जी सतीश रेड्डी, राइट। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम टेस्ट फायर्ड जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन। इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने पहली बार अपनी जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च करी या टेस्ट फायर करी? तो वो कंट्री है, आपको वर्ड देख करके नाम से अंदाजा लग रहा होगा, जिरकॉन। ऐसे वर्ड्स कहाँ के होते हैं? रसिया के होते हैं। तो ये आंसर है रसिया, जिरकॉन। रसिया में इसको TSIRCON लिखा जाता है, और वैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो जिरकॉन, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ऐसे बोला जाता है, राइट। तो इसका आंसर है रसिया। रसिया की बात करी तो रसिया की राजधानी क्या है? रसिया की राजधानी है मॉस्को, राइट। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और जापान ऑप्शन नंबर बी में, जापान की राजधानी है टोक्यो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसके पीएम का नाम बताया था, आप लोग पीएम का नाम अपने मन में बोलिए, फ्यूमियो किसीडा थे, राइट। नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? इसकी नॉर्थ कोरिया की राजधानी है आपकी प्योंगयांग। और मंगोलिया, मंगोलिया जो है आपको पता होगा कहाँ पे? चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया एक देश है, राइट। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। इसकी राजधानी क्या है? उलान बटोर, राइट। तो आपको कैपिटल भी याद होनी चाहिए कंट्रीज की, ये भी पूछ लिए जाते हैं, राइट। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट बायोफिल्टर विच इज द वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर हैज बीन डेवलप्ड बाय। स्मार्ट बायोफिल्टर है जो दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्योरीफायर है, इसको इन चारों में से किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि किसने इसको डेवलप किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, IIT रोपड़, राइट। IIT रोपड़ के द्वारा इसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया। और टैकलिंग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेम्ड ई सोर्स इज बीइंग डेवलप्ड बाय। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से टैकल करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई सोर्स डेवलप किया जा रहा है, तो हमें बताना है कि इन चारों में से किसके द्वारा उसको डेवलप किया जा रहा है, राइट। तो ई सोर्स किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका ऑप्शन नंबर है IIT मद्रास के द्वारा, राइट, IIT मद्रास। देखिए IIT मद्रास, अभी NIRF की रैंकिंग आई थी तो उसमें IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पर रखा गया, राइट। हु इज टू बी फेस ऑफ एडिडास स्टे इन प्ले कैंपेन। एडिडास का एक स्टे इन प्ले कैंपेन है, ये बताना है कि इसका फेस कौन है, इसका चेहरा कौन बनने जा रहे हैं। तो आपको फोटो देख करके, इमेज देख करके तो आंसर पता चल ही गया होगा, ठीक है। ये कौन है? अगर आपको नहीं मालूम चला तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए पे है मीराबाई चानू। यही मीराबाई चानू दिखाई दे रही है आपको इमेज में, इसका आंसर भी यही है, राइट। तो ये हमारी जो भारोत्तोलन की प्लेयर है, यानी कि ये वेट लिफ्टिंग करती है, राइट। और सेकंड नंबर पे आपको अवनी लेखरा दिखाई दे रहा होगा, ये पैरालंपिक्स में एक शूटर है। नीरज चोपड़ा, आप इनसे भली भांति परिचित हैं, हमारे देश के लिए गौरव का काम इन्होंने किया है, गोल्ड मेडल जीत के लाए थे। ये जैवलिन थ्रोवर है। और ड्यूटी चांद, ड्यूटी चांद कौन है? एक स्प्रिंटर है, राइट, स्प्रिंटर है ड्यूटी चांद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू, राइट।
तो हम आगे बढ़ते हैं। विच साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैज अनाउंस्ड इट्स रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, कि इनमें से वो कौन सा साउथ अफ्रीकन प्लेयर है जिन्होंने क्रिकेट के सारे फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया है, राइट। डेल स्टेन, राइट, डेल स्टेन हमारे साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं जिन्होंने सारी फॉर्म से क्रिकेट की रिटायरमेंट ले लिया, राइट। ऑप्शन नंबर ए भी आपको दिखा दे रहे हैं ब्रैंडन टेलर। ब्रैंडन टेलर आपके, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया अभी अभी, ये है आपके जिम्बाब्वे के। ऑप्शन नंबर बी पे है मोइन अली। मोइन अली आपके कहाँ के प्लेयर हैं, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है। और लसित मलिंगा ऑप्शन नंबर सी पे, आप इनको अच्छे तरीके से जानते हैं, लसित मलिंगा श्रीलंका के प्लेयर है, इन्होंने भी सारे फॉर्म से क्रिकेट की रिटायरमेंट ले लिया, राइट। आपको ये चारों ही याद रखें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर बाय टाटा एआईए लाइफ। टाटा एआईए लाइफ के द्वारा किसको इन चारों में से ब्रांड एम्बेसडर के लिए नामित किया गया, राइट। तो आपको इमेज देख के तो आंसर मालूम चली गया होगा, जाहिर सी बात है, भली भांति आप इनसे परिचित हैं। हमारे देश के लिए बहुत गौरव का काम इन्होंने किया, गोल्ड मेडल जीत के लाए थे, जैवलिन थ्रोवर है ये हमारे देश के। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा, राइट, नीरज चोपड़ा है ये। तो इसमें फिलहाल इतने। ऑप्शन नंबर डी पे आपको दिखाई दे रहा है रवि कुमार दहिया, ये भी बहुत अच्छे प्लेयर है, राइट, ये रेसलिंग करते हैं, फ्री स्टाइल रेसलर हैं हमारे देश से। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन आईपीएल टू स्कोर मोर देन 1000 रन्स अगेंस्ट वन फ्रेंचाइजी। कि देखिए एक अनोखा रिकॉर्ड बना है, यूनिक रिकॉर्ड है कि केवल किसी एक फ्रेंचाइज के खिलाफ 1000 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले प्लेयर कौन बने, राइट। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौन है, रोहित शर्मा। पता है रोहित शर्मा कौन है, मुंबई इंडियंस के कैप्टन है रोहित शर्मा। इन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सिंगल अपने आप, मतलब एक इंडिविजुअल प्लेयर है जिन्होंने 1000 से ज्यादा रन एक फ्रेंचाइज के खिलाफ बनाए, और वो फ्रेंचाइज कौन है, के मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स, राइट, के, राइट। अगला क्वेश्चन है, विच एक्टर हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर एनबीए इन इंडिया। एनबीए के लिए भारत में इनमें से कौन से एक्टर हैं जिन्हें ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। एनबीए क्या, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो इनसे आप अच्छी तरीके से परिचित हैं, रणवीर सिंह। अपनी एक्टिंग की वजह से और अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से काफ़ी हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, राइट। तो रणवीर सिंह इसका आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, वेयर विल विंटर ओलंपिक गेम्स 2022 बी हेल्ड। इन चारों में से ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स गेम्स जो 2022 में होने, कहाँ होंगे, राइट। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ये होंगे चाइना की राजधानी बीजिंग में, राइट। चाइना की राजधानी बीजिंग में ये विंटर ओलंपिक्स गेम्स 2022 खेले जाएंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसको अभी अभी बैन कर दिया गया है कि वो विंटर ओलंपिक्स में नहीं खेलेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसमें भाग नहीं लिया था, तो इसके चलते उन्हें 2022 के विंटर ओलंपिक्स गेम्स जो कि बीजिंग में होने, वहाँ से उन्हें बैन कर दिया गया, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल इतनी ही जानकारी मिलती है, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। मॉस्को आपको पता है रूस में है, और इंडिया में तो हम इसमें हैं ही, राइट। हम बढ़ते हैं आगे। This player has been recognized by Guinness World Records for most goals scored in international football by an individual, कि एक इंडिविजुअल के द्वारा इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल्स करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम है, गिनीज के द्वारा, राइट। तो ये है रोनाल्डो, राइट। आप इनको जानते हैं, रोनाल्डो के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा ये घोषित किया गया है कि इंटरनेशनल फुटबॉल में इंडिविजुअली सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाले खिलाड़ी अब रोनाल्डो हैं। इन्होंने अली दही, जो ऑप्शन नंबर डी पे आपको दिखाई दे रहा है, पहले ये थे, इनके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और अब कौन बन गए, रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्लेयर बन चुके हैं, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यूएस ओपन 2021। यूएस ओपन 2021 के विनर्स, इनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए मेंस सिंगल्स कैटेगरी मैंने आपको लिख रखी है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उसके विनर्स है, राइट। मेंस सिंगल कैटेगरी में यूएस ओपन 2020, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है, यूएस ओपन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ही लिया है, राइट। तो मेन सिंगल्स, इसमें डैनियल मेडवेडेव जो कि रसिया के हैं, ये विनर रहे हैं। और मेंस डबल्स में राजीव राम यूनाइटेड स्टेट्स के, और जो सैलिसबरी यूनाइटेड किंगडम के, ये इसमें विनर रहे हैं। वुमेन सिंगल्स, इसमें एम आर रेडगनू, ये जो आपके यूनाइटेड किंगडम की हैं, यूके की, ये इसमें विनर रही है। वुमेन डबल्स में कौन है, समंथा जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, और जांग सुवाई जो कि चाइना की है, ये इसमें विनर रहे, राइट। तो ये आपको देख लेनी है, ये लिस्ट एक बार आप जरूर देख लेना, इससे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं यूएस ओपन से, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने सारी जो हाल फिलहाल में हुई है सितंबर या उसके आसपास, उनको मैंने एक साथ लिख लिया है, तो आपको देखने में इससे आसानी रहेगी, राइट। तो पहली है सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज, जो अभी अभी समाप्त हुई है कुछ दिन पहले। ये होती है हमारी इंडिया और नेपाल के बीच, राइट। इंडिया और नेपाल इनके बीच होती है।
ये इस बार पिथौरागढ़ में हुई थी। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, जो कि एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। चाइना चाइना का मतलब तिब्बत, नेपाल और इंडिया, तो इन तीनों का जो पॉइंट है वहाँ पिथौरागढ़ शहर है। एक छोटा सा शहर है, खूबसूरत शहर है, राइट। पिथौरागढ़ में इस बार हुई थी। आपको पिथौरागढ़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत चर्चाओं में रहा था। काला पानी लिम्पियाधुरा जो नेपाल के साथ विवाद चल रहा था, उसकी वजह से काली नदी यहाँ से निकलती है, राइट। इन चीज़ों की वजह से पिथौरागढ़ बहुत चर्चाओं में रहा था। और देश का पहला लाइकन पार्क मुंशियारी पिथौरागढ़ में ही खोला गया, राइट। ये सब चीज़ें पिथौरागढ़ के बारे में काफ़ी चर्चाओं में थी कुछ टाइम पहले से, राइट। दूसरी एक्सरसाइज है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो है आपको नाम से मालूम चल रहा है, सिंगापुर और इंडिया की मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज है, राइट। सिम्बेक्स कैसे बना, देखिए, एस फॉर सिंगापुर, आई से इंडिया, एम से मिलिट्री बायलैटरल एक्सरसाइज, राइट। तो ये साउथ चाइना सी में इस बार हुई थी। और तीसरा है एक्सरसाइज जैपेट। एक्सरसाइज जैपेट जो एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जो कि रसिया में हुई थी, काफ़ी सारे देश इसमें शामिल हुए थे। चौथी है आपकी ऑस इंडेक्स। ऑस इंडेक्स भी आपको नाम से मालूम चल रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज, राइट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की नॉर्थ ऑस्ट्रेलियन एक्सरसाइज एरिया में ये अभी हुई थी। और लास्ट है आज की समुद्र शक्ति। समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है, ये आपको याद रखना है, समुद्र शक्ति, राइट। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होती है, और ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंडिया की राजधानी, ओ सॉरी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हैं आपके इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, कि जो अपॉइंटमेंट्स भी आपसे पूछे जाते हैं, राइट। तो अपॉइंटमेंट्स हम एक साथ देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में उनके नाम है, राइट साइड में उनको किस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है वो लिखा गया। सबसे पहले बीसी पटनायक, जो कि एलआईसी के एमडी नियुक्त हुए हैं। कौन? बीसी पटनायक, राइट। बीसी पटनायक आपके एमडी नियुक्त हुए हैं एलआईसी के। दूसरे हैं अवीक सरकार। अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, राइट। तीसरा है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ये आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, इसके डीजी नियुक्त हुए। फिर अगला है एयर इंडिया चीफ राजीव बंसल, राइट। एयर इंडिया चीफ राजीव बंसल सिविल एविएशन सेक्रेटरी अपॉइंट हुए, राइट। फॉर्मर थे, मैं लिखना भूल गया। तो राजीव अग्रवाल, ये फेसबुक इंडियाज हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, इनको इस तौर पे अपॉइंट किया गया है। जो फेसबुक इंडिया उसके हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया है। एयर मार्शल वी आर चौधरी, राइट। एयर मार्शल जो वी आर चौधरी हैं, इनको आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ के तौर पे अपॉइंट किया गया है, राइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। पंकज त्रिपाठी, आप इनको अच्छे से जानते हैं, एक्टर हैं और शानदार एक्टर हैं। ये फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए, राइट। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए। और है राजा रणधीर सिंह। राजा रणधीर सिंह एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया, बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं जरूर पूछ लिया जाएगा इसको, राइट। तो राजा रणधीर सिंह आप जरूर याद करना, ये एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए, राइट। अब हम देखते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। तो देखिए, सबसे पहले रैबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट। इसको कौन जारी करता है? डच इंटरनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी रैबो बैंक, ये इसको जारी करती है, रैबो बैंक 2021 ग्लोबल डेयरी रिपोर्ट, राइट। तो इसमें सबसे पहले नंबर पे कौन आई है? लैक्टेलिस, एक कंपनी है फ्रांस की, ठीक है, उसको इसमें पहला स्थान मिला है। और जो भारत की अमूल एक डेयरी कंपनी है, उसको मिला है इसमें 18th प्लेस, राइट। तो दूसरी है एनआईआरएफ, आपको पता है यूनिवर्सिटीज वगैरह के लिए रैंकिंग देती है, राइट। तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी, इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है, सारी कैटेगरीज तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है वो मैंने लिख ली है यहाँ पे। तो इसमें देख लीजिए ओवरऑल कैटेगरी में, थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कौन है, आईआईटी मद्रास, राइट। आईआईटी मद्रास वो ओवरऑल कैटेगरी में सबसे नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और तीसरे नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, राइट। तो आपको ये देख लेना है, आईआईटी बॉम्बे तीसरे नंबर पे। कॉलेज कैटेगरी में अगर देखेंगे तो मिरांडा हाउस डीयू का जो कॉलेज है, उसको नंबर 1 पोजीशन मिली है। लेडी श्रीराम कॉलेज नंबर 2 पे, और लोयला कॉलेज ऑफ चेन्नई नंबर 3 पे है, राइट। यूनिवर्सिटी कैटेगरी में देखेंगे तो आईआईएससी बेंगलोर फर्स्ट नंबर पे है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पे है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पे, राइट। इंजीनियरिंग कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो आईआईटी मद्रास इसमें पहले नंबर पे है। मैनेजमेंट कैटेगरी में अगर हम देखेंगे तो आईआईएम अहमदाबाद, ये हमेशा से फेमस रहा है अहमदाबाद, तो इसको पहले नंबर पे रखा गया। अगर लॉ कैटेगरी में देखेंगे, लॉ कैटेगरी में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, ये पहले स्थान पर रही है। रिसर्च कैटेगरी में अगर देखेंगे तो आईआईएससी बेंगलोर को फर्स्ट स्थान मिला है, आईआईटी मद्रास को सेकंड स्थान मिला है, आईआईटी बॉम्बे को थर्ड स्थान मिला है, राइट। ओवरऑल कैटेगरी और रिसर्च कैटेगरी में तीनों वही है, बस उनका रैंक ऊपर नीचे हो गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं।
टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जैसे NIRF इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए था, कॉलेजेस के लिए था, ऐसे टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए रैंकिंग करता है, राइट। तो इसमें हम देखते हैं टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। टॉप रैंक में सबसे पहले आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, सेकंड नंबर पे कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, थर्ड पे आती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये आपको देख लेना है। चौथा इंडेक्स है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें सबसे ज़्यादा मतलब पहले नंबर पर रखा गया मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी इन 2021 इज स्विट्जरलैंड, राइट। स्विट्जरलैंड को इसमें सबसे पहले नंबर पर रखा गया है। सेकंड नंबर पे स्वीडन है, राइट, कहाँ गया, ये है स्वीडन। और थर्ड नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया, राइट। तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स। देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो मैंने अभी इसमें नोबेल प्राइज अभी हाल ही में मिले, वो मैंने नहीं रखे, वो मैं अगले वीडियो में रख लूंगा, इसमें मैंने उसके थोड़ा पहले तक के रखे, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड में देखिए अलग अलग कैटेगरीज में मिलता है, राइट। तो बताया मोहम्मद अजमत साकिब पाकिस्तान के, राइट, इनको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर हेल्पिंग पीपल थ्रू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए। फिर है फिरदौसी कादरी, ये बांग्लादेश के हैं। आपको इनके ना नाम याद रखने हैं, बाकी इनका कोई उतना वो नहीं है, इसलिए मैं केवल इनको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, राइट। फॉर कमिटमेंट इन वैक्सीन डेवलपमेंट, राइट। तीसरे पे स्टीवन मुंशी, साउथ ईस्ट एशिया के हैं। फिर है रॉबर्ट बैलोन, फिलीपींस। फिर है वॉस्टॉक इंडोनेशिया, ठीक है, वॉस्टॉक इंडोनेशिया को इस मिला फॉर एमर्जेंट लीडरशिप एंड फॉर यूजिंग जर्नलिज्म एंड फिल्म मेकिंग टू गिव वॉइस टू पीपल, राइट। तो आपको याद रखना है। फिर आ गया सेवन्थ यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड, राइट। ये किसको मिला है, ये मिला नामित गोखले को, राइटर है नामिता गोखले। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड भानुमति घीवाला, इनको मिला है। एक होता है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020, नर्सिंग के क्षेत्र में ही दिए जाते हैं, राइट। तो ये मिला है ब्रिगेडियर SV सरस्वती, राइट। इन बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। बुक्स एंड ऑथर्स में सबसे पहली बुक जो इंपॉर्टेंट लगी मेरे को वो है अ रूट लाइफ द मेमोयर, ये वीर संघवी की बुक है। सेकंड है बैक टू द रूट्स, तमन्ना भाटिया, जो आपको पता है एक्टर है साउथ इंडिया की, और ल्यूक पोडिनो की। और द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडियन तिब्बत चाइना 1949 एंड 62, ये एक इंपॉर्टेंट बुक है। तो ये निरुपमा राव ने लिखी है। जंगलनामा, द स्टोरी ऑफ सुंदरबन, सुंदरबन आपको पता है कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल की साइड है नीचे। तो अमिताभ घोष ने लिखी है और उसको सलमान टू ने इलस्ट्रेट किया है। द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, ये विजय गोखले ने लिखी है, राइट। और पॉलिटिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स, डिकोडिंग इंडियाज नेबरहुड चैलेंज, ये किसने लिखी है, हर्षवी पंत ने, राइट। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स थी। मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट डेज। देखिए इंपॉर्टेंट डेज में क्या है, 2 सितंबर ये हम वर्ल्ड कोकोनट डे के फॉर्म में मनाते हैं। 5 सितंबर सबको पता है नेशनल टीचर्स डे, और एक होता है 5 अक्टूबर जिसमें मनाते हैं इंटरनेशनल टीचर्स डे, राइट। 6 से 12 सितंबर हमने मनाया था फूड प्रोसेसिंग वीक के तौर पे। 9 सितंबर हमने मनाया था हिमालयन डे के तौर पे। 11 सितंबर हमने मनाया था वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पे, इसकी जो थीम थी फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। 14 सितंबर हमने मनाया था हिंदी दिवस के रूप में, राइट, हिंदी दिवस के रूप में मनाया था। 27 सितंबर हमने मनाया था वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में, राइट। इसकी जो थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट। अब हम देखते हैं ऑबिचुअरीज लास्ट में, ऑबिचुअरी से पूछ ली जाती है। सिद्धार्थ शुक्ला आप अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया था। तो ये एक एक्टर थे। सैयद अली गिलानी, इनका निधन हो गया, ये फॉर्मर मेंबर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। फिर जीन पेरे एडम्स, ये फ्रेंच फुटबॉलर। और रजनी कौल, ये BBC की पहली हिंदी न्यूज़ रीडर थी, राइट। फिर उसके बाद है महंत नरेंद्र गिरी, ये आपको पता होगा इनके बारे में, ये अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रेसिडेंट थे, इनकी मृत्यु हो गई। और कमला भसीन, ये फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड और ये ऑथर थी, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कमला भसीन, ये आप जरूर देखना, कमला भसीन कहीं ना कहीं पे जरूर पूछ लिया जाएगा, राइट। तो ये है फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट एंड ऑथर, राइट। तो ये मैंने सारे वो करंट अफेयर्स लिए थे तो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, सितंबर मंथ के इसमें अधिकतर हैं, सारे के सारे लगभग वही हैं, राइट। तो आप इनको जरूर रिवाइज कीजिए और अपने से भी आप करंट अफेयर्स को जरूर पढ़ते रहिएगा, और ऐसे ही वीडियोज हम आगे लाते रहेंगे जिसमें आपको आकर के यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है और उन क्वेश्चंस को देखते रहना है, और आपकी तैयारी से एक कदम आगे बढ़ेगी, राइट। बाकी आपको इसी तरीके की वीडियोज मिलते रहेंगे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, राइट। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।